हेलो एवरीवन, माय नेम इज इशिता एंड टुडेस टॉपिक इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप ऐसे सोचो कि आपके घर के पास एक पार्क है, उस पार्क में बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि कीप योर पार्क क्लीन। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, और आप ये भी देखते हो कि वो लोग वहाँ पे कचरा फैला के चले जाते हैं। एट द सेम टाइम ऑन दी सोशल मीडिया आप ये देखते हैं कि लोग वहाँ पे कंप्लेंट कर रहे होते हैं, सरकार को ये बोल रहे होते हैं कि इंडिया में क्लीनलीनेस नहीं है, सरकार को कुछ करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इधर सिर्फ सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सराउंडिंग्स को क्लीन रखे, या एज ए सिटीजन हमारा भी कुछ कर्तव्य है? तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें ये बोला गया है कि जो इंडियन सिटीजन है उनको भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि स्लाइड में डायरेक्ट ना जाए, पहले आप इसे सुनो और इसको समझो कि मैं क्या बोल रही हूँ, फिर हम आगे ये वाले स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे। पहले सुन लो। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, it has been acted in the Indian Constitution under Article 51. Under Article 51A. इसका पार्ट है Part 4A. So fundamental duties have been added in the Indian Constitution under Article 51A and Part 4A. अब तो ये A लिखा हुआ है ना, जो अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड नहीं थे। ये बाद में ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट हैड बीन एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट एक्ट। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इट हैड बीन एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये इस अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैद हुआ था। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इट हैड बीन बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर। ये यूएसएसआर से हमने बोरो किया फंडामेंटल ड्यूटी। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे को ऐड करने की क्या ज़रूरत पड़ी, इसके पीछे एक स्टोरी है। वो ये है कि फंडामेंटल ड्यूटी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ तो ये उस टाइम ऐड हुआ था जब इंदिरा गांधी के टेन्योर के टाइम पीरियड में ये ऐड हुआ था। तो उस टाइम क्या था, इंडिया में इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 टू 21 मार्च 1977, अप्रॉक्सीमेटली 18 मंथ में क्या था कि उस टाइम इमरजेंसी लगी थी इंडिया में। इमरजेंसी क्यों लगी थी? वो इसलिए लगी थी, उस टाइम ना लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, और उस टाइम ना इलेक्शन भी चल रहा था बिटवीन इंदिरा गांधी एंड दी राजनारायण। तो क्या था कि राजनारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर एक केस कर दिया था इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वहाँ पे राजनारायण ने ये कहा कि इंदिरा गांधी जो है वो अनफेयर मीन से इलेक्शन जीती है। तो इससे क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये इलेक्शन है उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। तो ये डिक्लेरेशन हो जाने के बाद इमरजेंसी लगी थी। ये इलेक्शन जो है जब ये इनवैलिड डिक्लेयर हुआ तब इमरजेंसी लगी, और जो प्रोटेस्ट भी हो रहे थे तब भी इमरजेंसी लगी। तो ये इमरजेंसी की एक छोटी सी स्टोरी है। अब क्या हुआ आगे कि ये तो लग गया, पर इंदिरा गांधी ने ये देखा कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होते हैं, लोगों को ये पता है कि दे हैव द राइट टू स्पीक, लेकिन लोगों को अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं पता रहे। लोग क्या करते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, या फिर जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसका डिसरिस्पेक्ट करते हैं। उससे क्या है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक कमेटी बुलाई, उस कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। इस स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, फंडामेंटल ड्यूटीज हैड बीन एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड थी ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी जो प्रेजेंट देयर इज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़।
जो 11th वाला फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, सॉरी, जो 11th वाला फंडामेंटल ड्यूटी है दैट हैज़ बीन एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. 11 fundamental duties is related to the education. It is related to education. तो ये कुछ बेसिक्स थे फंडामेंटल ड्यूटीज के जो आपको पता होना चाहिए. अब आगे जो ये है यहाँ पे भी यही सेम चीज़ लिखी है, वो मैंने आपको पहले समझा दिया, मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ. फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने बता दिया. दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज इज बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर, ये यूएसएसआर से बोरो दिया गया. ओरिजिनली देयर वर ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज. स्टार्टिंग में सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे विच वर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण किंग कमेटी. इट वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. 11th fundamental duty was added at the 86th Constitutional Amendment Act 2002, which is related to the education of children from 6 to 14 years. The original constitution has fundamental right and not the fundamental duties. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ऐड थे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो ऐड बाद में हुए, तभी यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट ऐड किया हुआ है. फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंसिडर्ड इनसेपरेबल. हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, दे को एग्जिस्ट विद ईच अदर. हमें दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है. अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 कौन कौन के, ये सारे पता होना चाहिए. पहला, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू इंडिया टू अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम. इसका मतलब ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आइडियल्स है हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए. वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड द नेशनल फ्लैग. अब जो ये एक क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है ऐसे कि जो नेशनल फ्लैग है ये कब ये अडॉप्ट किया गया. ये अडॉप्ट हुआ था 22 जुलाई 1947. इट वॉज अडॉप्टेड ऑफ 27 जुलाई 1947. और जो नेशनल फ्लैग है ये डिज़ाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया. पिंगली वेंकैया. नेशनल एंथम के बारे में जो पूछ लेते हैं, नेशनल एंथम क्या होता है? जन गण मन, दैट इज नेशनल एंथम. इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर. और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब अडॉप्ट हुआ? ये अडॉप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950. ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये पेपर में कई बार आ जाता है. दूसरा, ट्रेडिशन फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम. इसका मतलब ये है जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, फॉर एग्जांपल गांधी जी हो गए, फिर सुभाष चंद्र बोस हो गए, फिर जितने भी भगत सिंह हो गए, जो वो लोग आइडियल्स फॉलो करते थे हमें भी वो सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी ने बोला था कि हमें सत्याग्रह की ओर बढ़नी चाहिए, हमें ट्रुथ को चूज करना चाहिए, हमें नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए, हमें वायलेंट नहीं होना है, हमें हमेशा सही रास्ते पे चलना चाहिए. तो हम आपको क्या बोला गया कि उनके जो नोबल आइडियल्स होते थे हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए और उन्हें हमें हमेशा याद करना चाहिए. अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. जब भी यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात आए, इंडिया हमारे देश की बात आए, तो हमें हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. अगर आप अपने देश के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपके अगेंस्ट सजा हो सकती है. अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ द प्रिवेंशन एक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज UAPA एक्ट 1976. अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपको UAPA एक्ट के तहत आपको सजा हो सकती है.
डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है या फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं लाइक अर्थक्वेक, टॉर्नेडो, कुछ भी आ जाता है, तो जब हमारे को ऐसे ज़रूरत पड़े, ऐसे बहुत अर्जेंसी में ज़रूरत पड़े, तो हमारे को हेल्प के लिए जाना चाहिए। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। Promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of the India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of the woman। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिलीजन हो, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, कुछ भी हो, हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, हारमोनी में रहना चाहिए, यूनिटी मेंटेन करनी चाहिए और वुमेन के अगेंस्ट कुछ भी डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमारे को फॉलो करनी चाहिए। 3 है सिक्स्थ वन इज वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कॉम्पोजिट कल्चर। इसका मतलब ये है, जैसे हमारे इंडिया में जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, या कोई भी मंदिर हो गया, जैसे सोमनाथ टेम्पल हो गया, कि अक्षरधाम टेम्पल हो गया, जो बहुत टाइम से है हमारे इंडिया में, हमें उन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, अपने कल्चर को बचा के रखना चाहिए। प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमें अपने एनवायरनमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, अपना जो एनवायरनमेंट, पोल्यूशन हमें नहीं फैलाना चाहिए, अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपको केस भी हो सकता है अंडर WBA Act, that is Wildlife Protection Act 1972। Develop scientific temper, humanism and the spirit of the inquiry and reform। इसका मतलब ये है कि एज इंडियन सिटीजन हमें अंधविश्वास पे मतलब वो बिलीव नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कोई ऐसे बोल रहा है कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत होते हैं तो आप उसको जाके मान रहे हो, ये नहीं। आपको क्या करना है, आपको साइंटिफिक और रैशनल थिंकिंग के बेस पे चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। आपको सोचना चाहिए ऐसे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है। अंधविश्वास पे भरोसा मत करो। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे बसेस प्रोवाइड कर दिया या कुछ भी कर लिया, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया। पब्लिक प्रॉपर्टी पार्क हो गया, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट हो गई या कुछ भी हो गया, आपको उन सबको बचा के रखना है कि अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो आपको सजा हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। 10th, strive toward excellence in all spheres of the individual and the collective activity so that the nation constantly rise to the higher level of the endeavor and the achievement। इसका मतलब ये है, एज एन इंडिविजुअल वी शुड स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस, मतलब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हम पढ़े लिखे होंगे तो हमारा देश भी ऑटोमेटिकली आगे होगा। 11th है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू द चाइल्ड और बोर्ड बिटवीन द एज ऑफ द 6 to 14 ईयर। This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, मैंने आपको बोल रहा था कि वो 86th Constitutional Amendment Act के थ्रू ऐड किया गया था। उसमें राइट टू एजुकेशन की बात होती है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बोला गया है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें और आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करें। तो जो ये एजुकेशन है वो फंडामेंटल ड्यूटी में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था, लेकिन फंडामेंटल राइट में है वो आर्टिकल 21A में भी ऐड हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये भी याद रखना है ये वाला। बस इसका इतना ही टॉपिक है, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसका मेन याद रखोगे तो इतना काफ़ी होगा। मैंने कुछ PY की भी ऐड की है, जो मैंने देखा है कि SSC या फिर स्टेट के एग्जाम में ना पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट PY की और फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय 44, 42 एंड 36। इसका
ऑब्वियस आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड इन पार्ट 4A। मैंने बोला था पार्ट 4A है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज है वो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए थे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द 11 फंडामेंटल ड्यूटी। 11 फंडामेंटल ड्यूटी मैंने क्या बोला था, इट इज़ रिलेटेड टू द एजुकेशन। तो इसमें क्या है 42nd, 44th, 73rd एंड 83। तो इसका आंसर क्या होगा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें नॉट की बात की है। टू वोट इन इलेक्शन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रिजर्व द कंपोजिट कल्चर। तो इसका आंसर है टू वोट इन इलेक्शन। इलेक्शन में वोट करना जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड नहीं है। हाँ, वो हमारा फंडामेंटल राइट में ऐड होता है कि हमें जो लोग 18 से ऊपर है दे हैव द राइट टू वोट, बट ये फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड नहीं है। बाकी जो है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, मतलब हमें अंधविश्वासी नहीं होना, ये वो वाला रह गया। टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब हमें जो गवर्नमेंट हमारे को प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रही है, लाइक पैड बना रही है, बस चीज़ प्रोवाइड कर रही है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू प्रिजर्व दी कॉम्पिटेट कल्चर, हमें अपने कल्चर बचा के रखना चाहिए। जैसे जितने भी मोनूमेंट्स है, मंदिर है, वो सारे प्रिजर्व तक रखना चाहिए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का पीडीएस का क्वेश्चन है। इट वाज आस्क्ड इन 2001 और 2002। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। जो ये वाला है फंडामेंटल ड्यूटी, ये गलत है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो नॉन एनफोर्सेबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन एनफोर्सेबल का मतलब ये है कि जो सरकार है वो आपको इम्पोज नहीं कर सकती, वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि आपको ये करना ही पड़ेगा। मतलब ये आपके ऊपर है कि वो आपको ये कि एज ए रिमाइंडर आपको ये कहती है कि आपको अपने आइडियल्स फॉलो करने चाहिए, आपको अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, बट ये नॉन एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है दे अप्लाई ओनली टू द सिटीजन। यस ऑफ कोर्स, जो फंडामेंटल ड्यूटी के वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए, दे आर नॉट अप्लाई टू द पर्पस। दे आर कंटेंट इन पार्ट 4A। यस, ये पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में है। तो इसका आंसर क्या है, विच स्टेटमेंट है करेक्ट। इसका आंसर क्या, पहला गलत था, फिर ये गलत था, ये गलत है। इसका आंसर क्या है 213। ठीक है। और एक चीज़ है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो इंडिया और जापान में है। बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ पे लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज इनको प्रोवाइड नहीं किए हैं, सिर्फ यही है। इसका बात ये इतना टॉपिक का कि मैंने कुछ PYQ जगह मैंने ऐड करके दे दिए थे।